हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना दशरथ पोस्टवाल इंग्लिश क्लासेस धौलपुर से एक नई वीडियो के साथ में। और इस वीडियो में फिर एक बार हम आपके लिए एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर के आए हैं, क्योंकि ये जो एमसीक्यू होते हैं ये 12 मार्क्स के हमारे पेपर में आते हैं। 6 मार्क्स के फ्लेमिंगो में से आते हैं और 6 मार्क्स के विस्टास में से, जो हमारी सेकंड बुक है विस्टास, उसमें से आते हैं। हालांकि फ्लेमिंगो में हमारे लिए एक पैसेज आएगा, उसी में से एमसीक्यू पूछे जाते हैं, लेकिन विस्टास में पैसेज नहीं आएगा। इसमें डायरेक्ट प्रत्येक लेसन से एक एक क्वेश्चन दिया जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चों का एक भी अंक कटना नहीं चाहिए। तो हम 2 चैप्टर के एमसीक्यू पहले डाल चुके हैं, फर्स्ट द थर्ड लेवल के, सेकंड द टाइगर किंग के। और आज बात करते हैं आज हम एमसीक्यू देखने वाले हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू देखने वाले हैं। कौन सा? तीसरा चैप्टर, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के अंतिम सिरे या अंतिम छोर की यात्रा। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है परीक्षा की दृष्टि से अगर देखें तो आप प्यारे बच्चों हमारे साथ बने रहिए और हमारे साथ रह करके वो 6 अंक की ओर जाने के लिए तैयारी कीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि प्रत्येक मेरे बच्चे का एक भी अंक कटना नहीं चाहिए। तो मेरी हर कोशिश यही है कि मेरे बच्चे का एक अंक परीक्षा में कटना नहीं चाहिए। तो आप यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल दशरथ पोस्टवाल 5790 को सब्सक्राइब करें। मेरी जितनी भी वीडियो आती है उनको लाइक, कमेंट और शेयर किया करें, ताकि मेरी हर वीडियो आपके पास आती रहे, पहुंचती रहे। और पूरा वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल दशरथ पोस्टवाल 5790 पर जाएं। वहां पर आपको हर तरीके की सारी वीडियो मिलेंगी एजुकेशन से संबंधित। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखते हैं लेसन थर्ड, द जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के अंतिम सिरे अंतिम छोर की यात्रा। उसके जो मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू है, अब हम उसके बारे में बात करने वाले हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में और चलते हैं आगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है प्यारे बच्चों, द ऑथर ट्रेवल्ड टू अंटार्कटिका ऑन अ रशियन रिसर्च वीजल। दोबारा फिर देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे। द ऑथर ट्रेवल्ड टू अंटार्कटिका ऑन अ रशियन रिसर्च वीजल। जो ऑथर था या ऑथर थी, उसने अंटार्कटिका जो महाद्वीप था उसकी यात्रा, एक रूस का अनुसंधान जहाज था, रशियन रूस का रिसर्च अनुसंधान या खोजी, और डीजल मीन्स होता है जहाज। लेखिका ने एक रूसी अनुसंधान या रूसी खोजी जहाज था, उस जहाज का नाम क्या था? जिस जहाज के ऊपर बैठ करके, सवार होकर के लेखिका ने अंटार्कटिका महाद्वीप की यात्रा की थी, उस जहाज का नाम क्या था? तो देखेंगे। पहला है स्पुतनिक सेकंड, पूरे चैप्टर में कहीं पर कोई जिक्र नहीं है। बी है एकाडेमिक सोकालिस्की, देखते हैं अभी। तीसरा है व्लादिमीर रोस्की, पूरे चैप्टर में कहीं कोई जिक्र नहीं है प्यारे बच्चों। सी है और डी है, सॉरी ये डी है, डी है मिखाइल शोलोखोव, पूरे चैप्टर में इसका भी कोई कहीं जिक्र नहीं है। हमने चैप्टर पढ़ा है, उसमें दिया हुआ है कि लेखिका ने अंटार्कटिका महाद्वीप की यात्रा, एक रूसी अनुसंधान जहाज था जिस जहाज का नाम था एकाडेमिक सोकालिस्की, उस जहाज के ऊपर उसने सवार होकर के अंटार्कटिका महाद्वीप की यात्रा की थी। आपको पता होना चाहिए कि वर्ष के प्रारंभ में ही, शुरुआत में दिया हुआ है, वर्ष के प्रारंभ में ही लेखिका ने अपने आप को, एक रूसी अनुसंधान जहाज था जिस जहाज का नाम था एकाडेमिक सोकालिस्की। तो प्यारे बच्चों, उस लेखिका ने एकाडेमिक सोकालिस्की नामक जो रूसी जहाज था, उस जहाज के ऊपर यात्रा, अंटार्कटिका महाद्वीप की यात्रा की थी। तो देखेंगे आंसर, इसका आंसर सही होने वाला है नंबर बी, एकाडेमिक सोकालिस्की। यानी लेखिका ने अंटार्कटिका
अंटार्कटिका महाद्वीप की यात्रा एक रूसी अनुसंधान जहाज था, जिस जहाज का नाम था एकाडेमिक सोकालिस्की। तो इसके ऊपर सवारी करके लेखिका ने अंटार्कटिका महाद्वीप की क्या की थी? यात्रा की थी। चलो आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों मेरे साथ बने रहें, आपका एक भी अंक नहीं करने दूंगा, ये मेरी गारंटी है। तो आप पूरी वीडियो अंत तक देखें और अच्छी लगे अगर वीडियो तो लाइक कमेंट और शेयर किया करें। तो देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिलीजेज, बर्निंग जलना, फॉसिल फ्यूल्स जीवाश्म ईंधन, रिलीजेज छोड़ना मुक्त करना। कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिलीजेज को जो जलता हुआ ईंधन होता है, जो जीवाश्म जलता हुआ जीवाश्म ईंधन होता है, वो क्या छोड़ता है, क्या मुक्त करता है? तो देखिए, ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं प्यारे बच्चों, ओजोन एक लेयर परत है प्यारे बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड देखते हैं, और फ्लोरीन बिल्कुल नहीं प्यारे बच्चों। तो देखिए, तो जो भी जलता हुआ जीवाश्म ईंधन है वह हमारे लिए एक बहुत ही हानिकारक गैस जिसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। तो आंसर होने वाला है सी। क्या होने वाला है प्यारे बच्चों? सी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जलता हुआ जो जीवाश्म ईंधन है वह हमारे लिए क्या छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहां पर आंसर होने वाला है प्यारे बच्चों सी, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। फॉलोइंग गैसेज कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, फॉलोइंग गैसेज कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग होता है प्यारे बच्चों वैश्विक ताप, यानी विश्व का तापमान बढ़ना, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। मतलब वो कौन सी गैस है जो वैश्विक ताप यानी विश्व के तापमान को बढ़ाती है, बढ़ा रही है? देखिए, क्लोरीन बिल्कुल नहीं है प्यारे बच्चों, ओजोन बिल्कुल नहीं है प्यारे बच्चों, सल्फर बिल्कुल भी नहीं है। आगे डी आता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैस मैंने आपको पहले ही बता दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हुई, नाइट्रस ऑक्साइड हुई, CFC हुई, मेथेन हुई। ये गैसेस बहुत हानिकारक होती हैं और ये ग्लोबल वार्मिंग को क्या कर रही हैं? बढ़ा रही हैं। तो ध्यान रखना है, इसमें ऑप्शन दिया है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पर हमारा सही आंसर होने वाला है डी। क्या होने वाला है? डी। यानी कौन सी गैस है वो? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी जो हमारी वैश्विक ताप, विश्व के तापमान को बढ़ा रहा है, वो कौन सी गैस है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता होगा जो गर्मियां निकल गई वो किस तरीके से किस हद तक गई थी और अब फिर गर्मी आने वाली है तो किस हद तक जाएंगी, ये आपको पता चलेगा कि ये सब रीजन किसका है? ये इसी का है, ग्लोबल वार्मिंग का। तो देखेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों चौथा क्वेश्चन है हमारा जिसको हम पढ़ने वाले हैं। वी मस्ट विजिट अंटार्कटिका इफ वी वांट टू स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ। वी मस्ट विजिट अंटार्कटिका, हमें अंटार्कटिका का की यात्रा करनी चाहिए। इफ यदि वी वांट टू स्टडी, यदि हम अध्ययन करना चाहते हैं, एंड एग्जामिन और जांचना और परखना चाहते हैं, द अर्थ पृथ्वी के, मतलब यदि हम पृथ्वी के वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल को जांचना परखना चाहते हैं तो हमें अंटार्कटिका महाद्वीप की क्या करनी चाहिए? यात्रा करनी चाहिए। तो इसलिए इसमें ऑप्शन दिया है, तो देखेंगे। वी मस्ट विजिट अंटार्कटिका, हमें अंटार्कटिका की यात्रा करनी चाहिए। इफ यदि वी वांट टू स्टडी, यदि हम अध्ययन और जांचना या परखना चाहते हैं, द अर्थ पृथ्वी के किसको? प्रेजेंट, चलो नेचर को बिल्कुल नहीं प्यारे बच्चों, स्ट्रक्चर को बिल्कुल नहीं प्यारे बच्चों, टेम्परेचर ताप को बिल्कुल नहीं प्यारे बच्चों, तो किसको फिर? पृथ्वी के वर्तमान काल, पृथ्वी के भूतकाल, पृथ्वी के भविष्य काल को। यदि हम इस पृथ्वी के वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल का अध्ययन करना चाहते हैं,
उसे जांचना और परखना चाहते हैं तो दुनिया में अंटार्कटिका एक ऐसा महाद्वीप है जहां पर हमें पृथ्वी के वर्तमान, भूतकाल और भविष्य काल के बारे में सारी जानकारी मिल सकती है। तो क्या है? पृथ्वी के प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो इसका आंसर होने वाला है प्यारे बच्चों डी। क्या होने वाला है? करेक्ट आंसर होने वाला है डी, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। वेरी, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप मेरे वीडियो के साथ लगातार बने रहिए। 20 मिनट का वीडियो बनेगा अधिक ज्यादा से ज्यादा, और 20 मिनट में आपके प्रत्येक वीडियो में क्या होने वाला है, आपके 6 के 6 अंक पूरे कंप्लीट आने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, मेरे वीडियो को स्किप नहीं करना है, आप अंत तक बने रहें और वीडियो पूरा देखें ताकि आपके अंक कंप्लीट पूरे के पूरे आए। चलो अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों 5वें क्वेश्चन की। देखेंगे, अंटार्कटिका स्टोर्स अबाउट, रिक्त स्थान दिया है, आइस ऑफ द अर्थ, टोटल आइस। अंटार्कटिका स्टोर्स अबाउट, रिक्त स्थान, आइस ऑफ द अर्थ, टोटल आइस। मतलब इस पृथ्वी के टोटल आइस वर्क का कितने % हिस्सा अंटार्कटिका महाद्वीप रखता है अपने ऊपर? तो आपको पता है अंटार्कटिका महाद्वीप दुनिया का एक ऐसा महाद्वीप है जो पूरी पृथ्वी के 90% वर्क अकेली अंटार्कटिका महाद्वीप पर ही पाई जाती है। अंटार्कटिका महाद्वीप दुनिया का सबसे ठंडा, सबसे ज्यादा शुष्क, सबसे ज्यादा हवादार महाद्वीप है। तो ध्यान रखना है, पृथ्वी के 90% भाग की जो बर्फ होती है वो अकेले अंटार्कटिका महाद्वीप पर ही पाई जाती है। तो देखिए कि अंटार्कटिका स्टोर्स अबाउट 90%, कितने %? 90% आइस अंटार्कटिका महाद्वीप पर मिलती है पृथ्वी की। तो देखिए, पहले में 70% है, बिल्कुल नहीं है। बी में 80% है प्यारे बच्चों, बिल्कुल नहीं है। सी में 90% है, देखते हैं, और डी में 100% है, बिल्कुल नहीं है। तो फिर कितने % है? 90%। तो प्यारे बच्चों, अंटार्कटिका महाद्वीप पर पृथ्वी के 90% भाग की बर्फ पाई जाती है अकेले अंटार्कटिका महाद्वीप पर। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? 90%। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, देखते हैं 6वां क्वेश्चन। स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम वाज हेडेड बाई, स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम वाज हेडेड बाई। हेडेड का मतलब होता है मुखिया। हेडेड का मतलब क्या होता है? मुखिया। आज मुझे एक बात बताएंगे प्यारे बच्चों, जो स्टूडेंट्स ऑन आइस नामक जो कार्यक्रम था, प्रोग्राम था, उसका मुखिया कौन था? तो देखेंगे, स्टूडेंट्स ऑन आइस ये जो कार्यक्रम था, इसका मुखिया कौन था? देखते हैं। एलेक्जेंडर, ओ भैया पूरे चैप्टर में कोई जिक्र नहीं है बच्चों। एल्ब्राइट, पूरे चैप्टर में कोई जिक्र नहीं है प्यारे बच्चों। जॉनसन, पूरे चैप्टर में कोई जिक्र नहीं है प्यारे बच्चों। जियोफ ग्रीन, क्या है? जियोफ ग्रीन। तो करेक्ट आंसर होने वाला है जियोफ ग्रीन। देखते हैं, तो देखिए कि स्टूडेंट्स ऑन आइस ये जो कार्यक्रम था, इसका मुखिया कनाडा का जियोफ ग्रीन था। कौन था? जियोफ ग्रीन। ये जो कार्यक्रम था पिछले 6 सालों से चल रहा था। तो ध्यान रखना है, स्टूडेंट्स ऑन आइस जो कार्यक्रम था उसके मुखिया कनाडा के जियोफ ग्रीन थे। कौन थे? जियोफ ग्रीन। तो ध्यान रखना है, स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम वाज हेडेड बाय, इसके मुखिया कौन थे? कनाडा के जियोफ ग्रीन। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर होने वाला है डी, जियोफ ग्रीन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 7वां क्वेश्चन। वीडियो में अंत तक बने रहे, ये वीडियो बहुत बेहतर होने वाला है आपके लिए। तो ध्यान रखें, अंटार्कटिका डज नॉट हैव, मतलब अंटार्कटिका जो महाद्वीप है उसके पास क्या नहीं है? वह क्या नहीं रखता है अंटार्कटिका महाद्वीप? तो देखेंगे, ऑक्सीजन, बायोडाइवर्सिटी, एयर, वाटर। अंटार्कटिका महाद्वीप पर सब कुछ है, लेकिन वहां पर जैव विविधता की कमी है। किसकी है? जैव विविधता। तो ध्यान रखना है,
लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, आपने पढ़ा होगा। तो अंटार्कटिका महाद्वीप पर जैव विविधता की बहुत कमी है, तो इसका आंसर होने वाला है बी, बायोडाइवर्सिटी। क्या होने वाला है प्यारे बच्चों? बी, इसका आंसर होने वाला है बी। आगे देखते हैं 8वां क्वेश्चन। द फूड चेन ऑफ द एंटायर साउदर्न ओशियन, द फूड चेन ऑफ द एंटायर साउदर्न ओशियंस इज मेंटेन्ड बाय सिंगल सेल्ड। फूड चेन, खाद्य श्रृंखला, एंटायर संपूर्ण साउदर्न ओशियन दक्षिण महासागरीय इज मेंटेन्ड बनाए रखना बाय सिंगल सेल्ड। एक कोशिकीय पौधा होता है जो संपूर्ण दक्षिण महासागरीय खाद्य श्रृंखला को बनाए रखता है, उसको जीवित रखता है। एक कोशिकीय समुद्री घास होती है जो संपूर्ण दक्षिण महासागरीय खाद्य श्रृंखला को बनाए रखती है और उसे जीवित रखती है। उस घास का नाम आपको पता है? अगर मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया तो देखिए। बैक्टीरिया बिल्कुल नहीं है प्यारे बच्चों, वायरसेस बिल्कुल नहीं है प्यारे बच्चों, फाइटोप्लैंक्टन्स ये मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है। फाइटोप्लैंक्टन ये समुद्री सूक्ष्म घास है जो संपूर्ण दक्षिण महासागरीय खाद्य श्रृंखला को बनाए रखती है और जीवित रखती है प्यारे बच्चों। अमीबा बिल्कुल नहीं है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है? नंबर सी। क्या होने वाला है? नंबर सी, फाइटोप्लैंक्टन्स। उस घास का नाम क्या है? सिंगल सेल प्लांट्स है वो, उसका नाम क्या है? फाइटोप्लैंक्टन्स। चलो आगे चलते हैं। नंबर 9 है प्यारे बच्चों, अंटार्कटिका इज एट द अर्थ। अंटार्कटिका इज एट द अर्थ, जो अंटार्कटिका महाद्वीप है ना, वो पृथ्वी के किस पोल पर है? अंटार्कटिका महाद्वीप पृथ्वी के किस पोल पर है? पोल यानी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव है या उत्तरी ध्रुव है? तो देखिए, नॉर्थ पोल बिल्कुल नहीं है प्यारे बच्चों, साउथ पोल, इक्वेटर, भूमध्य रेखा और नन, कोई नहीं। तो जो अंटार्कटिका महाद्वीप है प्यारे बच्चों, वो हमारे पृथ्वी के साउथ पोल पर है, दक्षिणी ध्रुव पर है। कहां पर है? दक्षिणी ध्रुव। तो अंटार्कटिका महाद्वीप कहां पर है प्यारे बच्चों? दक्षिणी ध्रुव पर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इन गोंडवाना द एनिमल्स फाउंड वर, एक गोंडवाना महाद्वीप था। गोंडवाना महाद्वीप जो लगभग आज से 650 मिलियन वर्ष पहले अस्तित्व में आया था, जो आज के अंटार्कटिका से चारों ओर से घिरा हुआ था और जो लगभग 500 मिलियन वर्ष तक क्या हुआ था? पनपा और फूला था। तो गोंडवाना द एनिमल्स फाउंड वर, गोंडवाना महाद्वीप पर कौन कौन से जानवर पाए जाते थे? तो जब गोंडवाना महाद्वीप अस्तित्व में आया उसके बाद वह 500 सालों तक 500 मिलियन वर्ष तक पनपा और फूला। उस समय कौन कौन से जानवर अस्तित्व में थे? मैमथ्स और डायनासोर्स। मैमथ्स एक विशालकाय जीव हुआ करता था और डायनासोर्स भी एक विशालकाय जीव हुआ करता था। तो जब गोंडवाना महाद्वीप अस्तित्व में आया था वह, तब मैमथ्स, उस वक्त मैमथ्स भी थे वहां पर और डायनासोर्स, एक विशालकाय जीव डायनासोर्स, ये दोनों ही थे। तो आंसर होने वाला है ए और बी। ए भी सही है और बी भी सही है, यानी सी आंसर सही होने वाला है, ए और बी। यानी जब गोंडवाना महाद्वीप अस्तित्व में आया, जब अंटार्कटिका महाद्वीप पर एक विशालकाय जीव मैमथ्स पाए जाते थे और डायनासोर्स भी पाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अगर आपको किसी भी टॉपिक में किसी भी तरीके की समस्या, बेटा मैंने बहुत अच्छे तरीके से वीडियो बना करके यूट्यूब चैनल पर डाल दिया है, आपको कोई भी समस्या होने वाली है तो आप जाकर के मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरी वीडियो देख सकते हैं, चाहे वो बुक से संबंधित हो, चाहे वो ग्रामर से संबंधित हो, चाहे वो लॉन्ग कंपोजिशन से संबंधित हो। इतनी अच्छी अच्छी वीडियो डाली है मैंने फॉर्मेट सहित कि आपको बिल्कुल भी कोई समस्या आने वाली नहीं है। यदि आप एक बार भी वीडियो आपने मेरी देख ली तो आप ये समझ लें कि आपके पूरे के पूरे अंक आने वाले हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं और मेरी, अगर आपको किसी भी टॉपिक में समस्या हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर के आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। वहां पर
आप जैसे ही मेरा नाम डालेंगे तो मेरी यूट्यूब वीडियो दशरथ पोस्टवाल डालेंगे तो सारा मेरा यूट्यूब चैनल आ जाएगा, वहां पर मेरी हर टॉपिक पड़ा हुआ है, तो आप वीडियो हैं तो आप आराम से देख सकते हैं। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11। द नरेटर ट्रेवल्ड इन अ कार, एरोप्लेन एंड अ शिप फॉर। लेखिका ने अंटार्कटिका महाद्वीप की एक कार के द्वारा, एक हवाई जहाज के द्वारा, एक पानी के जहाज के द्वारा लगभग 100 घंटों से ज्यादा घंटों की यात्रा की। कितने से? 100 घंटों से भी ज्यादा घंटे की यात्रा की। तो देखो द नरेटर जो वर्णन करता है लेखिका थी, ट्रेवल उसने यात्रा की, इन कार एक कार में, एरोप्लेन एक हवाई जहाज में, एंड शिप और एक पानी के जहाज में, फॉर कितने घंटों की यात्रा की थी? 100 आवर्स 100 घंटों की, 110 आवर्स 110 घंटों की, 109 घंटों की और 120 घंटों की। तो 100 घंटों से भी ज्यादा घंटों की यात्रा की थी, लेकिन हमें देना ऑप्शन में 100 आवर्स। क्या देना है? 100 आवर्स। यानी लेखिका ने अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने के लिए एक कार की यात्रा को मिला करके, एक हवाई जहाज की यात्रा को मिला करके और एक पानी के जहाज की यात्रा को मिला करके लगभग 100 घंटों से भी ज्यादा घंटों की प्यारे बच्चों क्या की थी? यात्रा की थी। तो इसका आंसर होने वाला है नंबर ए 100 आवर्स। क्या होने वाला है प्यारे बच्चों? 100 आवर्स ए। इसका आंसर होने वाला है ए। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं 12 क्वेश्चन की ओर। तो गोंडवाना थ्रैड फॉर, थ्रैड मीन्स होता है प्यारे बच्चों पनपना और फूलना, पनपना फूलना। ठीक है, ध्यान रखना है। तो जो गोंडवाना महाद्वीप था वो कितने वर्षों तक पनपा और फूला? गोंडवाना महाद्वीप कितने सालों तक पनपा और फूला? तो देखिए 600 मिलियन ईयर्स, बिल्कुल नहीं प्यारे बच्चों। 500 मिलियन ईयर्स, देखते हैं अभी। 400 मिलियन ईयर्स, देखते हैं अभी। और वो नहीं, बिल्कुल नहीं। और 450 मिलियन ईयर्स। यानी गोंडवाना महाद्वीप था वह 500 मिलियन ईयर्स तक पनपा और फूला था। तो आंसर होने वाला है बी 500 ईयर्स। ध्यान रखना है, इसका आंसर क्या होने वाला है? बी। गोंडवाना महाद्वीप आज से 650 मिलियन वर्ष पहले अस्तित्व में आया था और लगभग 500 मिलियन ईयर्स तक वह पनपा और फूला था। जब गोंडवाना महाद्वीप अस्तित्व में आया उस समय एक विशालकाय जीव था मेमक्स और डायनासोर, वो अस्तित्व में लेकिन जैसे ही गोंडवाना महाद्वीप अस्तित्व में आया तो ये जो विशालकाय जीव थे, डायनासोर और मेमक वगैरह, इनका क्या हो गया था? ये विलुप्त हो गए थे और स्तनपायी जीवों का क्या हो गया था? उधर विकास हो गया था। लेकिन जब गोंडवाना महाद्वीप अस्तित्व में था उस समय गोंडवाना महाद्वीप पर क्या थे? एक विशालकाय जीव पाए जाते थे। तो देखेंगे आगे, आगे देखने वाले हैं। द आइसबर्ग रिकॉर्डेड लार्जेस्ट वाज द साइज ऑफ। द आइसबर्ग, आइसबर्ग होता है बर्फ के पहाड़, बर्फ के कगार। मतलब सबसे बड़ा जो बर्फ का पहाड़ था वो किस देश के आकार का आंका गया था, मापा गया था? सबसे बड़ा जो बर्फ का पहाड़ था, आइसबर्ग जो बर्फ का पहाड़ था, रिकॉर्डेड वो आंकना, लार्जेस्ट वाज द साइज ऑफ, सबसे बड़ा जो बर्फ का पहाड़ था किस देश के बराबर मापा गया था? इंडिया, बिल्कुल नहीं। ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल नहीं। बेल्जियम, देखते हैं प्यारे बच्चों। नेपाल, बिल्कुल नहीं। तो देखना है कि इस पृथ्वी पर सबसे जो बर्फ के इतने बड़े बर्फ के पहाड़ पाए जाते हैं जितने बड़े की देश होते हैं, और सबसे बड़ा जो बर्फ का पहाड़ था वो बेल्जियम देश के बराबर का आंका गया था। तो इसका आंसर प्यारे बच्चों होने वाला है बेल्जियम। क्या होने वाला है? बेल्जियम। सी, पृथ्वी पर बेल्जियम देश के बराबर बर्फ के पहाड़ मिल, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 प्यारे बच्चों। तो देखेंगे द नरेटर स्टार्टेड हर जर्नी फ्रॉम, द नरेटर स्टार्टेड हर जर्नी फ्रॉम, लेखिका ने अपनी यात्रा कहां से शुरू की थी? बताएंगे आप? तो देखते हैं, लेखिका ने अपनी यात्रा मद्रास से की थी क्या? देखते हैं। मुंबई से की थी क्या? बिल्कुल नहीं। कोलकाता से की थी क्या? बिल्कुल नहीं। दिल्ली से की थी क्या? बिल्कुल नहीं। लेखिका ने अपनी यात्रा
मद्रास के उत्तर की भूमध्य रेखा के 13.09 डिग्री से शुरू की थी। 13.09 डिग्री ध्यान रखना है। मद्रास के उत्तर की भूमध्य रेखा के 13.09 डिग्री, प्यारे बच्चों याद रखना है, 13.09 डिग्री और उत्तर से भूमध्य रेखा से, ठीक है, मद्रास से। तो इसका आंसर होने वाला है प्यारे बच्चों मद्रास। क्या होने वाला है? मद्रास। अगर ऑप्शन में 13.09 डिग्री हो तो वो आंसर सही होगा, भूमध्य रेखा हो इक्वेटर से वो भी सही होगा, ठीक है, ध्यान रखना। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। कैन वी वांट टू स्टडी द प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर ऑफ द अर्थ, इट इज पॉसिबल ओनली एट। क्या यदि हम इस पृथ्वी के वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल के बारे में अध्ययन करना चाहें, उसे जांचना चाहें, तो ये जानकारी हमें कहां मिल सकती है? मैंने आपको क्वेश्चन पहले एक उल्टा कर दिया था इसका, जो ये मिल सकती है अंटार्कटिका महाद्वीप पर। तो देखिए, लेबोरेटरी, अरे बिल्कुल नहीं, अंटार्कटिका देखते हैं। अमेरिका, बिल्कुल नहीं। ब्रिटेन, बिल्कुल नहीं। तो प्यारे बच्चों, यदि हम इस पृथ्वी के वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो दुनिया में अंटार्कटिका एक ऐसा महाद्वीप है जहां पर हम पृथ्वी के वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका आंसर होने वाला है अंटार्कटिका। क्या होने वाला है? अंटार्कटिका। तो आंसर होने वाला है प्यारे बच्चों बी। कौन सा होने वाला है? बी, अंटार्कटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 की बात करते हैं। ओवर स्ट्रेचिंग सनिंग देमसेल्व्स। स्ट्रेचिंग मीन्स होता है अंगड़ाइयां लेना और शनिंग मीन्स होता है धूप सेकना। कि आपस में कौन अंगड़ाइयां ले रहा था, कौन धूप सेक रहा था? तो आपको पता होना चाहिए, उन आइस फ्लोइज, बर्फ की परतों के ऊपर जो क्रैब ईटर सील्स थी, केकड़े खाने वाली मछलियां, वो आवारा कुत्तों के समान, जिस तरीके से आवारा कुत्ते बरगद के पेड़ के नीचे क्या लेते हैं, छाया लेते हैं ना, उसी तरीके से वो क्रैब ईटर सील्स जो केकड़े खाने वाली मछलियां थी, वो मछलियां बर्फ की परतों के ऊपर अंगड़ाइयां ले रही थी और धूप सेक रही थी। तो आंसर क्या होने वाला? देखिए, वेल्स, बिल्कुल नहीं। पेंगुइन्स, बिल्कुल नहीं प्यारे बच्चों। क्रैब ईटर सील्स, आंसर क्या होने वाला है? क्रैब ईटर सील्स, केकड़े खाने वाली मछलियां। उन बर्फ की परतों के ऊपर, अंटार्कटिका महाद्वीप पर उन बर्फ की परतों के ऊपर जो क्रैब ईटर सील्स थी, केकड़े खाने वाली मछलियां थी, वो अंगड़ाइयां ले रही थी और धूप सेक रही थी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। दे क्रॉस्ड द टाइम जोन्स विच वर, दे क्रॉस्ड द टाइम जोन्स, जो लेखिका थी उसका जो दल था, उन्होंने कितने समय क्षेत्रों को पार किया था? टाइम जोन्स कितने समय क्षेत्रों को पार किया था? तो देखिए, उसमें दिया था कि लेखिका ने अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने के लिए उनको 9 समय क्षेत्रों को, 6 सीमा क्षेत्रों को, 3 विशाल जल के भंडारों को और बहुत सारे पर्यावरणीय क्षेत्रों को पार करना था। तो देखिए, यहां पर टाइम जोन्स की बात चल रही है। टाइम जोन्स का मतलब समय क्षेत्र हुआ, तो 9 टाइम जोन्स, 9 समय क्षेत्र। कितने? 9 समय क्षेत्र। यानी लेखिका ने अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने के लिए 9 समय क्षेत्रों को पार किया था। तो आंसर होने वाला है प्यारे बच्चों सी, 9 समय क्षेत्र। नेक्स्ट देखेंगे, दे क्रॉस्ड द चेक पॉइंट्स विच वर, उन्होंने चेक पॉइंट्स का मतलब होता है सीमा क्षेत्र। चेक पॉइंट्स का मतलब होता है सीमा क्षेत्र। तो लेखिका ने कितने सीमा क्षेत्रों को पार किया था? लेखिका ने कितने सीमा क्षेत्रों को पार किया था? तो देखिए, 6 सीमा क्षेत्रों को देखते हैं। 3 सीमा क्षेत्रों को, बिल्कुल नहीं। 9 सीमा क्षेत्र नहीं थे, 9 तो समय क्षेत्र थे। 7, बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या था? 6 सीमा क्षेत्रों को पार करना था। कितने? 6। यानी फिर याद रखना है, 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड मेनी इकोस्फीयर्स। उसके बाद लेखिका को अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचना था। आशा करता हूं वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी।
आशा करता हूं वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको फिर भी कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ये वीडियो परीक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छी होने वाली है और इसके अगली वीडियो तुरंत आने वाली है, तो आप बने रहिए मेरे साथ में, मुझसे जुड़े रहिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है आपको तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर कर दिया करें। और कुछ भैया बच्चे हैं जो उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सब्सक्राइब करने में आपको कोई पैसा तो लगता नहीं है भैया, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर वीडियो और आपके पास पहुंचती रहे। और अगला वीडियो का वेट करें। तब तक के लिए धन्यवाद।